So this is ACC Amit Kumar and we'll discuss the standards on consolidation. Consolidation के standards जो पहले applicable थे वो थे IAS 27 separate and consolidated financial statements, जिसमें हम line by line consolidation करते थे और separate financial statements कैसे publish होंगी उसकी जानकारी भी IAS 27 में ही थी. Another standard which was published was IAS 28 investment in associates. अब associates वो होते हैं जो एक कंपनी को कंट्रोल नहीं करते हैं but they are able to influence the financial and operating policy decisions. अब फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस क्या होती हैं? फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस आर द डिसीजंस व्हिच एन एंटिटी टेक्स टू फंड देमसेल्व्स, कि पैसा कहां से आएगा, अगर उधार लेंगे तो किन सोर्सेज से लेंगे, अगर कोई इन एक्टिविटीज को डायरेक्ट कर पाता है या कंट्रोल कर पाता है, दैट मींस दे आर कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज. फिर इसके बाद आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कि क्या बनाएंगे, क्या बेचेंगे, कितनी क्वांटिटी में बनाएंगे, किन रिसोर्सेज से लेंगे, कौन सप्लायर्स होंगे, क्या कंपोनेंट्स यूज होंगे और बजट क्या होगा. If they are managing the operating capability of an entity, operations of an entity, directing the operations, that is which means कि they are controlling the operating policy decisions. ये financial and operating policy decisions जो भी control करता है, जो भी entity control करती है, they are required to present consolidated result. Associate के केस में control नहीं करते हैं, significantly influence करते हैं. Influence का मतलब है कि वो participate कर सकते हैं financial and operating policy decisions में, पर कंट्रोल नहीं कर सकते. कंट्रोल मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसे ही होगा. दे कैन इन्फ्लुएंस मतलब उनकी बात मानी जा सकती है, जरूरी नहीं कि मानी जाए. देन देयर आर इन्वेस्टमेंट्स बिलो 20%, जो कि हमारी मेयर इन्वेस्टमेंट्स होंगी. दे विल बी मेजर्ड अंडर IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और दे विल बी मेजर्ड एट कॉस्ट और एट फेयर वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. फिर एक स्टैंडर्ड आता है IAS 31 इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स. और जॉइंट वेंचर्स वो होते हैं जो दो एंटिटीज मिलके अगर कोई लीगल एंटिटी स्टैब्लिश करते हैं और उनका राइट है नेट एसेट्स पे, देन दे हैड इक्वल राइट्स. अब जॉइंट वेंचर में क्या होता है, बोथ द पार्टीज हैव इक्वल एंड अनोनिमस कंसेंट. देयर अनोनिमस कंसेंट इज रिक्वायर्ड. जब दो पार्टीज या तीन पार्टीज या पांच पार्टीज इकट्ठा आके एक जॉइंट वेंचर बनाती हैं, सभी की सहमति जरूरी है कोई भी डिसीजन लेने में, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन में. जब तक सभी लोग हानि करेंगे, सभी जॉइंट वेंचरर्स हानि करेंगे, तब तक डिसीजन नहीं ले सकते. इसलिए जॉइंट वेंचर में इक्वल कंट्रोल होता है. तो वहां पे चॉइस थी प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन और इक्विटी अकाउंटिंग की. बात आती है बिजनेस कॉम्बिनेशन की. बिजनेस कॉम्बिनेशन के स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनसीआई की वैल्यूएशन क्या होगी. जब हम ये वैल्यूएशन कैलकुलेशन डिस्क्लोज करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, वो जानकारी हमें मिलती है IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन से. अब एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, सब्सिडी और एक इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है. इन रियल लाइफ हमें देखना होंगे सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन. वहां पे कोई परसेंटेज नहीं है. ISB या IFRS कोई ऐसी परसेंटेज नहीं देता है कि अगर 20% से 50% होगा तो एसोसिएट है, 50% से ऊपर है तो सब्सिडी है, और 20% से कम है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट है. ऐसा ISB या IFRS कोई ऐसी परसेंटेज नहीं देता है. बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं, और समझने के लिए भी ये परसेंटेजेस अंदाजा दे देती हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, दिस इज इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये इन्वेस्टमेंट मेरी सब्सिडी में है और इससे मुझे पूरा कंट्रोल मिल रहा है. सो इन्वेस्टमेंट्स बिलो 20%, they are not covered by this standard. They are covered by the standard IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टैंडर्ड कवर करता है IFRS 9. इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम 20% to 50% they are considered as an investment in associate. उसके लिए पहले जो स्टैंडर्ड था, दैट वाज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, IAS 28. IAS 28 says do equity accounting. अभी बताऊंगा क्या होता है इक्विटी अकाउंटिंग. अगर इन्वेस्टमेंट 50% एंड अबव है, then it is covered by the standard consolidated financial statements, IFRS 10. अगर हमारा किसी एंटिटी पे कंट्रोल है, अब इससे क्या होता है, दिस इज सिंपली एन इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग.
जब कोई एसोसिएट है तो हमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मिलता है। अगर कोई एंटिटी हमारी सब्सिडी है तो हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तीनों का अलग अलग सिचुएशन है। मे बी 100% कंट्रोल्ड, तब भी वो IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगी और उस एंटिटी पे हमारा कंट्रोल होगा। अब फर्क क्या है पहले और अभी के स्टैंडर्ड्स में? क्या फर्क आया? अभी आपने देखा होगा लिस्ट में कि IAS 27 इज सेपरेट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, IAS 28 investment in associates and joint ventures, IAS 31 doesn't exist anymore. So the earlier the standards were IAS 27, IAS 28, IAS 31, IFRS 3. What exists today? ये किन वजहों से थे? The investments were below 20%, 20 to 50. Now this explanation, ये जो explanation है, this is from exam perspective. In real practical scenarios, अगर investment 20% से कम भी है तो भी significant influence हो सकता है, and that may be considered equivalent to an associate. In real life, अगर investment 50% से कम है तो भी control हो सकता है, and that may be considered as a subsidiary and consolidation may be required. अब क्या हुआ कि जो पहले का कंट्रोल डेफिनेशन था which was based on risk and reward model, जो IAS 27 का डेफिनेशन था, but now it has changed to control definition. जो अभी स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है कंसोलिडेशन में, they are known as IFRS 10 consolidated financial statements, IFRS 3 business combinations, there is no change, it remains the same. IFRS 11 is the standard for joint arrangements. IFRS 12 for disclosures relating to consolidated entities. And IAS 28, investment in associates and joint ventures. अब इसमें मैं फर्क देखूं तो क्या बदला? IAS 28 was just for investment in associates, उसमें अकाउंटिंग थी इक्विटी अकाउंटिंग। इक्विटी अकाउंटिंग मतलब कि हमने क्या इन्वेस्ट किया था, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हैज दैट इन्वेस्टमेंट इंप्रूव्ड विद द प्रॉफिट और हैज इट डिक्रीज विद द लॉस, इज देयर एनी इंपेयरमेंट ऑन इट। अगर हम इस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, इक्विटी अकाउंटिंग का मतलब है जब मैं इक्विटी अकाउंटिंग कर रहा होता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन द इक्विटी पोर्शन ऑफ दैट एंटिटी, कि उस एंटिटी का इक्विटी पोर्शन, मुझे उसकी ग्रोथ में इंटरेस्ट है, ना कि उसकी मार्केट में क्या फेयर वैल्यू है। अगर मुझे उसकी मार्केट में फेयर वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे इन्वेस्टमेंट को देखना है, तब ये इन्वेस्टमेंट मेरी मेयर इन्वेस्टमेंट होती, ना मेरा इन्फ्लुएंस होता, ना मेरा कंट्रोल होता, और जो भी मार्केट में फेयर वैल्यू होती उसके ऊपर मैं इसको बेच सकता था या खरीद सकता था, और भी खरीद सकता था और बेच भी सकता था। मुझे इंटरेस्ट था इसकी मार्केट वैल्यूएशन में। पर अगर मेरा इन्फ्लुएंस है तब मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूं, तो मेरा इंटरेस्ट उसके सिर्फ शेयर वैल्यूज में नहीं है, मार्केट वैल्यूज में नहीं है। मैं चाहता हूं कि कंपनी ग्रो करे, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको कंट्रोल नहीं करता हूं। कंट्रोल करूंगा तो ये ग्रुप का हिस्सा माना जाएगी। मैं सिर्फ इन्फ्लुएंस करना चाहता हूं ताकि मुझे इसमें से, अगर मैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे कुछ बेनिफिट हो जाए। तो हम कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और मेरा इरादा है कि ये बढ़े प्रॉफिट से, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, और इन्फ्लुएंस होने से कुछ थोड़ा बहुत मुझे इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन में भी फायदा हो जाएगा जो मैं एलिमिनेट करूंगा। लेस एनी इम्पेयरमेंट, less if there is any unrealized profit to the extent of investment in associate। जितना परसेंटेज मेरा इन्वेस्टमेंट है उतने परसेंटेज में मैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करूंगा। अगर मैं इस तरीके से अकाउंटिंग करता हूं उसको बोलते हैं इक्विटी अकाउंटिंग, क्योंकि मैं उसकी फेयर वैल्यूएशन में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं उसकी इक्विटी ग्रोथ में इंटरेस्टेड हूं। इफ आई डू अकाउंटिंग ऑन दिस बेसिस, दिस इज नोन एज इक्विटी अकाउंटिंग। तो IAS 28 में जो अकाउंटिंग होती थी वो इक्विटी अकाउंटिंग होती थी, और जॉइंट वेंचर्स के केस में चॉइस था प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन और इक्विटी अकाउंटिंग में। अब जब ये नए स्टैंडर्ड्स इशू हुए तो IAS 31 विड्रॉ हो गया। IAS 31 इज नो मोर एप्लीकेबल टुडे, आजकल विड्रॉ हो गया है उसकी जगह, और वहां पे प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन प्रोहिबिट कर दी, प्रोहिबिटेड प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन। तो अब क्या करें, 31 में भी इक्विटी अकाउंटिंग रह गया और 28 में भी इक्विटी अकाउंटिंग रह गया, तो क्यों ना इसको मर्ज कर दें और इसको बोलें कि आपकी जरूरत नहीं है, IAS 31 की आज के बाद जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसमें प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन अलाउ कर रहे थे। और अब जब अकाउंटिंग जॉइंट वेंचर्स की भी इक्विटी अकाउंटिंग के तहत होने लगेगी, तो क्यों ना हम इसको एक ही स्टैंडर्ड में मर्ज कर दें। IAS 28 इज नाउ नोन एज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स इक्विटी अकाउंटिंग।
दोनों स्टैंडर्ड्स में कोई फर्क नहीं है। एक विड्रॉ हो गया, IAS 28 में इक्विटी अकाउंटिंग है, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन प्रोहिबिटेड हो गया है। सो द प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन इज प्रोहिबिटेड नाउ, इसलिए एक ही मेथड रह गया इक्विटी अकाउंटिंग का। इक्विटी अकाउंटिंग होती क्या है वो मैंने अभी डिस्कस किया। दिस इज इक्विटी अकाउंटिंग। अब बात आई कि जॉइंट वेंचर और जॉइंट ऑपरेशन में क्या फर्क होता है। इसके लिए क्या हुआ, एक स्पेशल स्टैंडर्ड इशू करना पड़ा, जॉइंट अरेंजमेंट्स। अब जॉइंट अरेंजमेंट्स का स्टैंडर्ड इसलिए इशू हुआ ये पता लगाने के लिए कि क्या ये जॉइंट ऑपरेशन है। सबसे पहले तो देखेंगे क्या कोई कंट्रोल है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि कलेक्टिव कंट्रोल है या नहीं है। कलेक्टिव कंट्रोल के बाद देखा जाता है क्या कोई अरेंजमेंट है किसी एंटिटीज में। उस अरेंजमेंट के तहत वो वोटिंग पावर अक्वायर कर लेते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कोई अरेंजमेंट है किसी एंटिटीज में। उस अरेंजमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, देखते हैं कि क्या वो जॉइंट ऑपरेशन है या जॉइंट वेंचर है। तो हम जॉइंट वेंचर की डेफिनेशंस या जो भी क्राइटेरिया वो लागू करते हैं IFRS 11 जॉइंट अरेंजमेंट्स की गाइडेंस के अकॉर्डिंग, उससे पता करते हैं जॉइंट वेंचर तब माना जाएगा जब वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। जॉइंट वेंचर तब माना जाएगा जब वेंचरर्स का राइट है नेट एसेट्स ऑफ दैट एंटिटी। अगर कोई एंटिटी है, मान लो अल्फा और बीटा ने एक कंपनी बनाने की सोची, अल्बीटा। अब अल्बीटा एक जो जेवी है, अगर जेवी तब माना जाएगा अगर इस ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। और जो वेंचरर्स हैं अल्फा और बीटा, इनका राइट है अल्फा के नेट एसेट्स में, नेट एसेट्स ऑफ द एंटिटी। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि अल्फा और बीटा साथ में आ जाते हैं फॉर ए जॉइंट ऑपरेशन। जॉइंट ऑपरेशन में कैसे साथ में आते हैं, इन्होंने कोई सड़क बनाने का ठेका ले लिया। अल्फा के पास सारी मशीनरी है, सारे इक्विपमेंट है, और बीटा के पास सारा रॉ मटेरियल है, लेबर का अरेंजमेंट बीटा करेगा। अल्फा और बीटा ने इस जॉइंट ऑपरेशन में काम करना शुरू कर दिया, रोड बन गई है। अब रोड बनने के बाद अल्फा अपनी मशीनरी वापस ले जाएगा, बीटा जो भी बचा हुआ माल होगा वो वापस ले जाएगा। जो भी इक्विपमेंट बीटा लेके आता है उस मटेरियल को यूज करने के लिए, वो अपनी मशीनरी जो भी लेके आया, जो भी रिसोर्सेज लेके आया, वो अपने साथ वापस ले जाएगा। अल्फा और बीटा का राइट नहीं है एक दूसरे के एसेट्स के ऊपर। जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो शेयर कर लेंगे, लॉस होंगे वो शेयर कर लेंगे। वो साथ में आए, काम किया और वापस चले गए। किसी का भी राइट नहीं है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, किसी का भी एक दूसरे के एसेट्स के ऊपर राइट नहीं है। जब काम खत्म होगा तब अपना अपना एसेट सब लेके चले जाएंगे। अब जॉइंट ऑपरेशन के केस में पहले देखा जाता है जॉइंट अरेंजमेंट है या नहीं है। जॉइंट अरेंजमेंट है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या ये जॉइंट ऑपरेशन है, क्या ये जॉइंट वेंचर है। वेंचर है तो उसे सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाएगा और देखा जाएगा कि वेंचरर्स का राइट है क्या नेट एसेट्स पे। इस केस में जब ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, अल्फा और बीटा ने चाहे ये वेंचर अपनी अपनी मशीनरी, अपने अपने रॉ मटेरियल से शुरू किया था, पर वो ले जा नहीं सकते अपनी मर्जी से, क्योंकि अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी है और सबका राइट नेट एसेट्स पे। मतलब ये कंपनी लिक्विडेट होगी, सबकी लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद जो बचेगा वो अल्फा और बीटा आपस में बांट सकते हैं। बट डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये मशीन तो मैं लेके आया था, ये नहीं कह सकता बीटा कि मैं ये रॉ मटेरियल लेके आया था, ये इक्विपमेंट मैं लेके आया था। उनका कोई हक नहीं है, बस इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। जॉइंट ऑपरेशन के केस में वो अपना अपना सामान वापस ले जा सकते हैं, कोई उन्हें रोकेगा नहीं। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा आपस में बांट लेंगे। अब तो जॉइंट ऑपरेशन में अगर कोई अल्फा अपना एसेट देता है, बीटा अपना एसेट देता है, तो बीटा और अल्फा की बैलेंस शीट में ऑटोमेटिकली पहले से ही वो एसेट मौजूद है, इनको अलग से कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। बट अल्बीटा के केस में ये एसेट देते हैं जो अल्बीटा का हो जाएगा, बीटा देता है जो अल्बीटा का हो जाएगा, वो बीटा का नहीं रहेगा, जॉइंट वेंचर को देते हैं। तो जॉइंट ऑपरेशन के केस में लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन है। लाइन बाय लाइन मतलब पहले से ही मौजूद है, हमें अलग से ऐड नहीं करना पड़ता, पहले से ही अल्फा की बुक्स में है और इसके ऊपर IFRS 10 लागू हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो जॉइंट अरेंजमेंट का स्टैंडर्ड सिर्फ इस गाइडेंस के लिए है कि कौन सा स्टैंडर्ड लागू होगा। अगर ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, जेवी है, तो इसके ऊपर लग जाएगा IAS 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। अगर ये जॉइंट ऑपरेशन है तो उसके ऊपर लग जाएगा IFRS 10। IFRS 11 स्टैंडर्ड की सिर्फ इतनी ही जरूरत है ये बताने के लिए, सबसे पहले तो देखेंगे कि कोई जॉइंट अरेंजमेंट एग्जिस्ट और नॉट, जॉइंट अरेंजमेंट है या नहीं। जब ये देख लिया कि जॉइंट अरेंजमेंट एग्जिस्ट करती है, उसके बाद देखेंगे क्या ये ऑपरेशन है, कोई वेंचर है। वेंचर है तो IAS 28 लागू हो जाएगा और ऑपरेशन है तो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो IFRS 10 का कंसोलिडेशन का वो लागू हो जाएगा।
IFRS 12 का स्टैंडर्ड है जो भी डिस्क्लोजर्स हम करते हैं कंसोलिडेशन स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड, वो सारे के सारे डिस्क्लोजर्स हम IFRS 12 की गाइडलाइन से लेंगे, क्या डिस्क्लोज करना है क्या नहीं करना है, सारा डिस्क्लोजर्स। तो ये सिर्फ डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ समझने के लिए कुछ नहीं है कि जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं कंसोलिडेशन की, IFRS 10, IFRS 3, बिजनेस कॉम्बिनेशंस और इनके तहत जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो हम समझेंगे इन स्टैंडर्ड्स के थ्रू। अब IFRS 3 में क्या है? IFRS 3 स्टैंडर्ड है बिजनेस कॉम्बिनेशन का। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है। जब वो दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है तो परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू क्या होगी, जिस कंपनी को अक्वायर किया उनके नेट एसेट्स की वैल्यूएशन क्या होगी, क्या हम फेयर वैल्यूएशन करेंगे, क्या कंटीजेंट कंसिडरेशन इंक्लूड करेंगे उसमें, गुडविल कैलकुलेशन। तो मेनली जो ये स्टैंडर्ड डील करता है वो डील करता है गुडविल कैलकुलेशन और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यूएशन। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यूएशन, क्योंकि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यूएशन, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दो टाइप से मेजर होते हैं, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स और फेयर वैल्यू ऑफ NCI। आगे बात करेंगे कि कैसे ये इंपैक्ट करता है गुडविल वैल्यूएशन में। तो जिस तरीके से NCI की वैल्यूएशन होगी वो डिटरमाइन करेगा गुडविल वैल्यूएशन क्या होगी। गुडविल फुल गुडविल मानी जाएगी और पार्शियल गुडविल मानी जाएगी। NCI की वैल्यूएशन तय करती है गुडविल की वैल्यूएशन क्या होगी। IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें हम 5 स्ट्रक्चर्स के थ्रू देखेंगे।